सभी बच्चे खड़े हो जाइए। और आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि है रीना भट्टी जी, जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। सभी बच्चे अपने स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर रीना जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और रीना जी एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिन्होंने 24 घंटे में एवरेज को फतह किया है और भारत की बेटियों का नाम रोशन किया है। और हम सभी स्कूल स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर रीना जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं। और सभी बच्चे रीना जी से आज हमारे बीच जो रीना जी आई है वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने सफलता की उपलब्धियों को छुआ है। और जब भी आप रीना जी के बारे में जानकारी जुटाना चाहेंगे तो एक छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी ऊंची चोटी को फतह किया और वो आज आपके स्कूल के बीच में आपके बीच में है। कहीं भी आप पता करेंगे तो रीना भट्टी के नाम को आप चांसदारों पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे स्कूल में पहुंचने पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैम रीना जी के बारे बताएंगे। और सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमान का करें तालियों के साथ वेलकम। के साथ में वेलकम करेंगे। और अभी हमारे स्कूल में पहुंचने पर वेलकम बुके भेंट करके वेलकम किया जाएगा रीना जी का। सभी बच्चे क्लैपिंग करते हुए देखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो कोई भी आपका गोल जो है वो असंभव नहीं है। और इसी के साथ में आज के जो हमारे अन्य मेहमान हैं, अनूप जी है, सतवीर जी है, सुजीत जी है, इन सबका हम वेलकम करते हैं स्कूल में पहुंचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपनी सफलता के बारे में बच्चों को बताएं ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इससे प्रेरणा ले सके। काफी बच्चों को आज भी लग रहा था कि कौन आएगा। मंच पर भी मेहमान करते हैं आदर पूर्वक उनको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी बच्चे क्लैपिंग के साथ बैठ जाएंगे, सिट डाउन। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैम शारदा विश्वनाथ जी को, प्लीज मैम आए और कुछ शब्द वेलकम के लिए मैम के लिए और हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। रिस्पेक्टिव मैम। सबसे पहले मैं रीना भट्टी जी का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर स्वागत करती हूं। साथ में अनूप कुंडू जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतनी महान हस्ती से हमें रूबरू करवाया। हमारे बीच पहुंचे हुए अली सर का, पत्रकार सतवीर जी का धन्यवाद करती हूँ। बच्चों, ये जो रीना भट्टी जी एक महान हस्ती है, हम सब के लिए एक मोटिवेटर वुमेन है। इन्होंने, जैसा कि टीचर ने आपको बताया, सिर्फ 24 घंटे में यूरोप की हाईएस्ट पीक को ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से फतह किया था। ये सक्सेस का सफ़र आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आई इनके सामने, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। मैं इनके जज्बे को, इनके हौसले को सलाम करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ रीना भट्टी जी का स्वागत किया जाए।
अब मैं अनूप कुंडू सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो रीना भट्टी जी के बारे में बताएं। सही है। सुप्रभात। अच्छा नहीं लगता सुप्रभात बोलना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम मैं स्कूल की निदेशिका और शिक्षाविद शारदा बिश्नोई जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह इस शिक्षा के मंदिर में बच्चों को ज्ञानवर्धन करते रहें। दूसरा, मैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताऊं, आप लोगों से बात करूं, तो मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि आज उन दोनों महान हस्तियों को हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें जिनकी वजह से आज ये स्कूल एक वटवृक्ष हो चुका है। स्वर्गीय श्री चेतराम जी बिश्नोई और दूसरे मेरे बड़े अजीज मित्र रामचंद्र जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर खड़ा होकर मौन रख कर के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं ओम बोलूँगा तो आप अपने स्थान पर सावधान अवस्था में खड़े हो जाएंगे और दोबारा ओम बोलूँगा तो आप बैठ जाएंगे। ओ ओम शांति। बैठ जाइए बच्चों। थैंक यू। देखिए, कुछ लोगों के साथ बड़ा दिल का रिश्ता होता है और मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं ऐसे क्षणों में। सर्वप्रथम न्यू सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक और मेरे भाई रवि बिश्नोई जी, निदेशिका शारदा बिश्नोई जी, प्रिंसिपल मैम आशीष मोहन जी, हमारे किसान न्यूज़ से बड़े ही धुरंधर पत्रकार सतबीर चहल जी, और कुछ ही देर में हमारे द न्यूज़ नेटवर्क से साथी नरेश कुमार जी पहुंच रहे हैं। तमाम स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में अभी 2 मेहमान पहुंचे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रीना भट्टी जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और उनके साथ पहुंचे हनीस भाई साहब, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। अगर मैं रीना के बारे में आपको बताना शुरू करूं, जितना मुझे अभी तक ज्ञात है, तो मुझे लगता है कि आज सभी क्लासों की छुट्टी कर देनी पड़ेगी और 2 बजे तक लगातार आपको यही बताना पड़ेगा कि रीना कौन है, रीना क्या है, रीना ने क्या किया है, कैसे किया है। लेकिन ये सब बताने के लिए रीना यहाँ खुद मौजूद है, तो क्यों ना हम उनकी सफलता की, उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। अच्छा रहेगा ना ये चीजें तो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी जमीन पैदा कर, अपना आकाश पैदा कर, मन में हौसला रख, एक विश्वास पैदा कर, मांगने से कहां मिलती है जिंदगी है दोस्त, जीने के लिए एक नया इतिहास पैदा कर, जीने के लिए एक नया इतिहास पैदा कर। एक ऐसी लड़की, अपने जिला हिसार के गांव बालक की बेटी रीना भट्टी ने वो इतिहास बनाया है जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। और पूरे भारतवर्ष में अगर उन्होंने कोई खिताब अपने नाम लिया है, कोई रिकॉर्ड अपने नाम लिया है, तो मात्र 24 घंटे में माउंट एवरेस्ट को दोनों ओर से फतेह करके भारत की पहली वो बेटी, पहली वो महिला बनी जिसको आज आप सुनने का मौका मिल रहा है। 3-3 अवार्ड, 3-3 रिकॉर्ड इनके नाम ऐसे हैं जो हरियाणा में सिर्फ इन्हीं के नाम है। हरियाणा की एक ऐसी लड़की है जिसके नाम में ऐसे 3 अवार्ड हैं।
इनके जीवन की संघर्ष की कहानी ये खुद बताएंगी। आप ही की तरह ये इसी तरह लाइनों में बैठ के, आज तो आप कोट पैंट में आए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, अच्छा ड्रेसअप है। शायद जब इन्होंने पढ़ाई की होगी तो इस तरह की ड्रेस भी नहीं होती होंगी, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस समय सरकारी स्कूलों में जाते थे तो सफेद कमीज और खाकी पजामा होता था, घर वाले पैंट भी नहीं सिलवाने देते थे। आज का आपका जो दौर है बच्चों, बहुत सुंदर दौर है। इसमें आपको जो शिक्षक मिले हैं, आपको जो स्कूल मिला है, ऐसा स्कूल नहीं है। ये समय है, ये संघर्ष है आपका। आपके बीच में बैठी कितनी लड़कियां रीना भट्टी है, आज अपने आप से रियलाइज कर लें। जब रीना यहां से बोलेंगी तो आप अपने आप से उसकी तुलना कर सकते हैं कि जैसे ये उठती थी, सोती थी, बैठती थी, पढ़ती थी, खाती थी, मम्मी की डांट, भाई का लाड दुलार, पिता का आशीर्वाद वो आपके साथ हो रहा है, तो आप में बैठी हुई हर लड़की रीना भट्टी बन सकती है, हर लड़की पर्वतारोही बन सकती है, हर लड़की साइंटिस्ट बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, वकील बन सकती है। एक ग्रामीण क्षेत्र से मैंने किताब में पढ़ा था कि शहरों में क्या ढूंढ रहे हो, भारत बसा है गांव में। इस गांव में भारत बसता है। आपके अंदर से ही कल का भविष्य निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा वो आज हमारी जो मुख्य वक्ता है, मुख्य अतिथि हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगी। क्योंकि आपके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं रवि बिश्नोई जी, उनकी एक अलग सी सोच है। वो हर रोज कुछ नया करना चाहते हैं आपके लिए। आपकी जो प्रिंसिपल है वो हर रोज कुछ नया लेकर के स्कूल में आना चाहती है आपके लिए। आपके जो डायरेक्टर मैम है वो चाहते हैं कि आपको हर कुछ रोज नया मिले, नया सीखने को मिले। तो जब आपके ऐसे मार्गदर्शक हैं और उसी मार्गदर्शन में आज इन्होंने परखा उस हीरे को, रीना भट्टी को, और आपके सामने बुलाया कि वो बताएंगी कि किस प्रकार से एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाली लड़की, एक किसान के घर में, मजदूर के घर में, कर्मचारी के घर में पैदा होने वाला बच्चा किस तरह से नाम कमा सकता है कि लोग उसका अनुसरण करें। मन तो मेरा भी यही है कि मैं बोलता रहूं आपके लिए, सर के लिए, मैडम के लिए, लेकिन समय का तगाजा है और हमें आज सबसे ज़्यादा जिनको सुनना है वो रीना जी हैं। उनको हम सुनेंगे और उनसे मोटिवेशन लेंगे। मैं खुद इंस्पायर होता हूं जब वो बोलती हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई, उकलाना के अंदर एक बैंक का उद्घाटन करने के लिए आई थी। तो सारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। जब मैं पहुंचा तो सिर्फ कुछ मेहमान वहां पर थे, तो वहां इनसे एक औपचारिक भेंट हुई। लेकिन किसी का व्यक्तित्व तो आपको पहले क्षण में ही पता चल जाता है ना। कोई चीज गर्म हो तो उठाते ही पता चल जाती है कि ये गर्म है, ठंडी है ना। किसी का व्यक्तित्व तो भी ऐसे ही प्रभावित करता है आप लोगों को। तो उसके बाद हमने इनसे समय लिया और हमारा द मीडिया हाउस का जो ऑफिस है बरवाड़ा में, सतबीर चहल जी, नरेश रोहा जी, इंद्रपाल जी के साथ चलाते हैं, वहाँ पर हमने इनका एक कार्यक्रम लिया, चाय पर चर्चा। और इन्होंने वहाँ पर जो हमें बातें बताई बहुत ही गजब थी। लेकिन वो तो सिर्फ 20 मिनट का इंटरव्यू था। आज हम चाहते हैं कि ये कम से कम कितना, कम से कम 1 घंटा तो हमारे बच्चों को जरूर बताएं कि क्या है। क्योंकि इनका जो संघर्ष रहा है वो शब्दों में तो बांधना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन उसके बावजूद ही हम चाहते हैं कि 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा ये हमारे बच्चों को बताएं कि वो जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं रवि बिश्नोई जी का, शारदा बिश्नोई जी का और आशीष मोहन जी का, जिनकी इतनी अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच है, जो अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसे माहौल में, इतना अच्छा माहौल जो आपको यहाँ के स्टाफ ने दिया है, यहाँ के प्रशासन ने दिया है, इन तमाम बातों के साथ में आपके और आज आपके मुख्य वक्ता के बीच में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए
मैं रीना जी से कहूंगा कि रीना जी आज अभी आप बैठे रहिएंगे, आपको तो सर बुलाएंगे, लेकिन आज वो जो बातें हमारे बच्चों को आगे जीवन में रीना भट्टी बनाने के लिए तैयार करें, वो तमाम बातें आज कुछ भी छुपा करके आप अपने पास नहीं रखेंगी, सारी बातें हमारे न्यू सीआर स्कूल के बच्चों को बताएंगी और आज से इनका एक नया दौर शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीना जी हमारे बीच में आए हैं और हम चाहेंगे कि मार्गदर्शन ही नहीं, इनमें से बहुत सारी बच्चियां रीना बन के निकले और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। और अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे रीना भट्टी जी को, प्लीज कम ऑन द स्टेज और बच्चों का मार्गदर्शन करें। सभी बच्चे क्लैपिंग बंद नहीं होनी चाहिए। मैम प्लीज, सभी बच्चे जैसे ही मैम जो भी बातें बताए उनको अपने जीवन में ध्येय बना लेना। वेलकम मैम। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और हैप्पी बर्थडे मैम। मैं जब भी किसी ऐसे स्कूल प्रोग्राम में जाती हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सर की महानता है जो इतना कुछ बता दिया और इतना कुछ मतलब महान बोल बोल के इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया आपके और मेरे बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही एक आपके बीच में से ही एक लड़की निकली हूँ, तो अच्छा है मेरे लिए। तो मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं थैंक यू करना चाहूँगी डायरेक्टर मैम का, डायरेक्टर सर का, अनूप सर का, जो उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे कनेक्ट करने का, आपसे मिलने का। और आपका जो टाइम है, मैं कहती हूँ वो उसकी कोई कीमत नहीं। जो एक घर जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है क्या रखते होते हैं? कोई बता सकता है? नींव रखते हैं ना, वो आप हो इस टाइम। एक घर की जब नींव रखते हैं तो वो पहली ईंट हो आप, अपने घर की, अपने समाज की, अपने देश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ में कनेक्ट कर पाऊँ, या आप मुझसे कुछ सीख पाए, या मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। आपकी तरह ही मेरी एक जर्नी शुरू हुई। आपकी तरह जैसे सर ने बताया, मैं गांव में पली बड़ी हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मेरी लग्जरी लाइफ रही है, या मेरे पापा जो है ऑटो मार्केट में ट्रैक्टर मैकेनिक की शॉप करते हैं, तो वो भी एक तरीके से मजदूरी करके ही उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। बट डिफरेंस क्या था कि हर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, बच्चे उसको कितना अडेप्ट कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है वो सब कि हम जो हमारे माँ बाप हमें संस्कार देते हैं वो हम बहुत अच्छे से निभा पाएं। तो शायद उनका एक छोटा सा बीज, एक दिए हुए कुछ संस्कारों से मैं इतना कुछ अपने जीवन में कर पाई। 9वीं क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, गांव में ही पढ़ी हूँ। बट पापा का काम हिसार में था, तो मेरे को हिसार में आना पड़ा, क्योंकि हिसार से लेके बालक का हर रोज की जर्नी, सर्दी गर्मी धूप, तो वो सब चल रहा था। कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा था कि ठीक है, पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग हिसार शिफ्ट होंगे, तो हिसार। अगर मैं मेरे टाइम की बात करूं तो गांव के स्कूल में और हिसार के स्कूल में, सिटी के स्कूल में पढ़ाई का बहुत डिफरेंस होता है। जैसे सर ने बताया ना कि उनके टाइम में ये जो हमारा गेटअप है ना आज, वो गेटअप भी नहीं होता था। तो आज जो हमें फैसिलिटी मिल रही है, उसको एक अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए कि हम उसको अडेप्ट कर पाएँ, उनसे कुछ सीख पाएँ। उस टाइम तो इतनी आधुनिकता भी नहीं थी ना, इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी जो आज हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं। ऐसे ही करते करते 3 साल निकल गए। पापा का इतना कुछ काम नहीं था, तो लिमिटेड सी वो थी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। +2 मैंने क्लियर की, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का मुझे कहीं से पता चला था, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। तो डिसाइड किया कि आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद ही उठाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सोच बहुत बदल गई है। बट अगर मैं पीछे बहुत टाइम की बात करूं
तो हमारा जेंडर रेशो भी इतना नहीं था। गर्ल्स बॉयज़ वाला जो जेंडर रेशो था वो काफ़ी डिफरेंस था उसके अंदर। तो हम 4 बहन भाई हैं, तो मेरे अंदर हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी गर्ल्स बॉयज़ वाला वो पैनल रखा ही नहीं, हमेशा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। 8वीं क्लास तक स्कूल में कबड्डी टीम की मेंबर भी रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं बचा हुआ था कि हाँ कुछ ना कुछ अपना अलग करना है। एक नॉर्मल लाइफ में क्या है, हम लोग खास करके लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना, अगर आप अच्छे से नहीं परफॉर्म करोगे, आप अपने माँ बाप का जो भी एक दायरा है, जो भी उनके संस्कार है, अगर आप उनसे बाहर जाओगे तो माँ बाप क्या करेंगे? जो एज यूजुअल हमारे साथ होता है, एक लिमिट तक वो टॉलरेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा? एक एज में आने के बाद हमारे पड़ोसी भी बोलने शुरू कर देते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बोलने शुरू कर देते हैं कि चलो लड़की की शादी कर दो। तो वो मुझे हमेशा से कभी भी मंजूर नहीं रहा। ऐसे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज के बाद में ही अपनी पढ़ाई का आगे का खुद का खर्चा खुद उठाऊंगी, ताकि मेरे पेरेंट्स को वो ऑप्शन ही ना मिले, और आगे की पढ़ाई खुद करूंगी। उसके साथ साथ मैं जॉब करना शुरू किया। मात्र 3,500 में मैंने जॉब करना शुरू किया था। आज 14 साल हो गए हैं मेरे को काम करते करते। उस काम में भी आप जो भी कोई काम करो, आज आप पढ़ रहे हो तो 100% डिसाइड कर लो कि आपने 1 घंटा पढ़ना है तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ना ही है। फोकस होना बहुत जरूरी है किसी चीज को लेके। एक लाइन पढ़ रहे हो तो वो एक लाइन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अगर पूरे ध्यान से अगर आप कोई भी चीज करते हो ना, तो 100% है कि वो आपके माइंड में रहेगी। बहुत सारी हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हम बहुत सारा काम करते हैं। घर से ही लगा लो, झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है, और बर्तन साफ करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। वो भी हम अगर फोकस के साथ में करते हैं, तो जब हम बर्तन साफ कर रहे हैं तो पूरा क्लीन तरीके से साफ करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही वहीं होता है। तो ऐसे ही रीडिंग में भी है, ऐसे ही डेली रूटीन लाइफ में भी है, स्पोर्ट्स में भी है। तो जब आप एक काम अपने फोकस डिटर्मिनेशन के साथ में और अपने आप के ऊपर विश्वास करके जब करते हो ना, तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। ऐसे ही मैंने जब मैंने स्टार्ट की थी जॉब, 3,500 से स्टार्ट करी, 4-5 साल निकल गए। ऐसे ही 4-5 साल निकलते निकलते वही घर, ऑफिस और वही सब जूझ रहा था। मैं एक जो वो कबड्डी टीम की प्लेयर थी ना, जब लगता था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं धुंधला हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मोटो सोल नहीं हो सकता ना। हमारी लड़कियों के उसमें ना एक होता है कंपैरिजन, शुरू से ही सिखाया जाता है, हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। अरे ये लड़का है, ये लड़की है, वाई, क्यों नहीं है हम कम? हमने हर जगह पे अपना परफॉर्म करके बेस्ट दिया है। किसी भी फील्ड को उठा के देख लो आप, एजुकेशन उठा लो, मेडिकल उठा लो, स्पोर्ट्स उठा लो, कितने सारे ऐसे फील्ड हैं जहां हमने अपने आप को परफॉर्म किया है। तो क्यों ये सब? ये सिर्फ हमारे माइंड का खेल है। हम पहले ही सोच लेते हैं ना कि नहीं ये सब नहीं करना है, ये मेरा दायरा नहीं है। क्यों? हमने खुद क्यों बनाया है अपना दायरा? एक डिटर्मिनेशन तो होना चाहिए ना आपके अंदर। माँ बाप तो नहीं रोकते, किसी चीज के लिए नहीं रोकते, फिर क्यों हम सोचने पे मजबूर हो जाए? तो मेरा सिर्फ इतना सा ये है कि जो माइंड के अंदर दायरा है, उसको दायरे को सोचना ही नहीं है। अपना 100% डेली का डेली आपको करना है। जो आप काम कर रहे हो उसको 100% फोकस के साथ में करना है, एक डिटर्मिनेशन गोल के साथ में करना है। और वो गोल आपका कुछ भी हो सकता है। हर रोज का गोल डिसाइड करो, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा डिसाइड करना है आपने। हर रोज का होता है हमारा। आज आप स्कूल में आए तो स्कूल में ही रहो, दैट इज द मेन गोल आपका, कि मुझे आज स्कूल में आई हूं तो मैं 100% अपनी स्टडी पे अपने फोकस के साथ में ये सब करके जाऊंगी। यहां आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
ऐसे ही जब छोटा सा पॉइंट आया था तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी कि जो मैंने डिसाइड किया था वो ये नहीं है कि मैं घर और ऑफिस के बीच में नहीं जूझ सकती। मैं सिर्फ 8,000 कमाती थी। तभी मेरी एक फ्रेंड मिली थी, मैंने उसको बोला कि ये सब हो रहा है। उसने कहा चल ठीक है, मैं हर साल अमरनाथ यात्रा जाती हूँ तो तू मेरे साथ चल। ऐसे कि घर से परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत हिम्मत जुटा के 10 दिन के बाद में मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी थी, और पेरेंट्स से तो नहीं, पापा से नहीं की थी क्योंकि डर लगता था। मम्मी से बात की, उन्हें कहा ठीक है कब जाना है, अभी तो टाइम है ना तेरे पास, 1 हफ्ते का टाइम है तो डिसाइड करेंगे। उस टाइम भी मुझे नहीं मिला था परमिशन कि हाँ तू जा सकती है, बट कैसे ना कैसे करके उनको फेथ था कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स में माँ का हो या फिर पिता का या आपके भाई का, वो हमने बना के रखना है। जब हम पेरेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाते हैं ना तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी बनती ही है। आप किसी भी सिचुएशन में चले जाना, आज आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कल आप कॉलेज लाइफ में होगे, कल किसी और सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन तो चेंज होनी है ना। लेकिन पेरेंट्स का जो साथ है ना वो कभी भी नहीं छूटता। तभी हम सुनने में आता है ना कि डेली रूटीन की जो लाइफ है, या फिर हम कभी बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई भी साथ छोड़ सकता है, बट माँ बाप आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। और ये सच है। ये सच तब पता चलता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में घुस जाते हैं जहाँ पे जहाँ पे लगता है कि यहाँ से मैं नहीं निकल सकता, और वहाँ पे हमारे माँ बाप हमारे साथ में खड़े होते हैं। तो इसलिए एक बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। उस टाइम मेरी माँ ने परमिशन दी कि हाँ ठीक है तू चली जा, और मैं अपनी माँ की परमिशन लेके गई। रास्ते में पापा को फ़ोन किया, मुझे आज भी बड़े अच्छे से याद है। मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उस टाइम भी मेरे पापा ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि अपना ध्यान रखिए, और वो ध्यान आज तक भी मेरे साथ में रहता है। वो ध्यान रखने का मतलब है कि आप किसी गलत रास्ता चूज ना करो। मैंने शुरू में ही बोला कि हम अपने घर की वो नींव है, समाज की वो नींव है, देश की वो नींव है। हम बहुत कुछ कर भी सकती हैं और हम बहुत कुछ बिगाड़ भी सकती हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो। जब मैंने अमरनाथ यात्रा की तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे याद है वो पल जब मैं अमरनाथ गुफा के सामने खड़ी थी, और मैं सच में रोई थी उस दिन। रोई पता किस लिए थी कि अगर मेरी माँ परमिशन नहीं देती तो शायद मैं कभी नहीं आती। शायद एक माँ का हौसला था ना जो वो अपनी बेटी को परमिशन दे पाई। और उस दिन मुझे फील हुआ था कि मैं अपने कुंबा बोलते हैं ना, सबको पता है ना कुंबा क्या होता है। मैं अपने कुंबे की पहली लड़की थी जो J&K में गई थी, घर से बाहर निकली थी। मैं उस फेथ के लिए रो रही थी कि जो मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, और वो भरोसा मेरे लिए बहुत कुछ था। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी उनकी ऐसी कोई रूह को जो ठेस पहुंचे, कोई ऐसा काम नहीं किया। बिना उनकी परमिशन के नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनको ना पता हो, क्योंकि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन पाए। उन्होंने जो भरोसा दिखाया वो मेरे लिए बहुत कुछ था, और हम सब के लिए होता है। आज जो आपका माँ बाप के साथ में बॉन्ड बन गया ना, वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। हमारे कॉलेज के दोस्त भी होते हैं, स्कूल के दोस्त भी होते हैं, वो भी साथ में रहते हैं, बट जो पेरेंट्स दोस्त बनते हैं ना, वो बहुत ही गजब की चीज़ है। वो हमें टाइम के साथ में पता चलती है कि वो कितनी अनमोल है। 3 बार मैंने अमरनाथ यात्रा की। उसके बाद में एक चादर ट्रैक किया।
चादर ट्रैक छोटे छोटे बीच में ट्रैक किए, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता रहा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद ये जर्नी मुझे वो नाम दे सकती है जहाँ हम अपने आप को साबित कर पाएँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। सिर्फ हमें अपना पोटेंशियल जानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो क्या पोटेंशियल है, क्या हम फाइट कर सकते हैं, किससे हम लड़ सकते हैं। बस खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपकी तरह नहीं था पहले, अभी आया है। सबके अंदर होता है। जब आप परफॉर्म करते हो तो नहीं पता होता, आपको पोटेंशियल नहीं पता होता, आप कितना कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे। बट एक चीज़ के आप फ्लो में करते रहो। डिमोरलाइज भी होगे, कभी कभी टूट भी जाओगे, कभी कभी निराश भी हो जाओगे, कभी कभी बैठ भी जाओगे कि यार नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। बट कंटिन्यूसली करते रहना, छोड़ना नहीं है। जब हम छोड़ देते हैं ना तो हमारे अंदर खुद का ही हो जाता है कि यार क्यों छोड़ा। रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। कुछ भी करो, एजुकेशन में जाओ, मेडिकल में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, आर्मी में जाओ, आएंगे हेडल्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया, नहीं। माउंटेनिंग बहुत महंगा गेम है। मेरे पास जितनी भी सेविंग होती है, आज तक की जितनी भी सेविंग है, सब इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। और जो आपके पास है ना इस टाइम, जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस टाइम, वो कभी भी नहीं मिल सकती आपको। आपके पास इस टाइम स्कूलिंग चल रहा है, उसके बाद कॉलेज में चले जाओगे। ज्ञान एक जो छोटा सा वर्ड है ना, बहुत पावरफुल है। वो आज आप ले सकते हो। मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की बात करी, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन आपके पास वो टाइम है। आप किसी भी उसमें चले जाओ, आप हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या आपसे वो कोई भी चीज़ आपकी चली जाएगी, बट ज्ञान कभी भी नहीं जाएगा। आपके पास हमेशा वो रहेगा, चाहे वो कैसे न कैसे करके। आज आप सोच रहे हो कि ये मेरे को नहीं मिलेगा, या फिर मेरे किस काम का है ये। बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम सीखते सीखते छोड़ देते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे ये तो काम आने वाली नहीं है ना ज़िंदगी में, छोड़ देते हैं। बट नहीं, हम जो भी कुछ सीखते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आती है, और वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। तभी मैंने बोला कि जो भी करो 100% फोकस के साथ में करो। लाइफ बहुत बड़ी है, बस जीने का जिगरा होना चाहिए। जब चादर ट्रैक किया तो वहाँ पे एक टेक्निकल पैच आया था। चादर ट्रैक ऐसे ही कर लिया, मतलब कि एक खुद को चैलेंज लेना था। सेल्फ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। चादर ट्रैक जस्कर रिवर लद्दाख में जनवरी फरवरी में होता है। एक नदी है जो -30 के अंदर पूरी फ्रीज हो जाती है, और उसके ऊपर आपको 65 to 70 किलोमीटर का पूरा ट्रैक करना होता है -30 के अंदर। और बहुत सारे ऐसे पैच भी आते हैं जहाँ पे मतलब वो आइस पैच नहीं होता, आपको रॉक क्लाइंब करके और उसके बाद जाना होता है, और पैर स्लिप हो गया तो आप नीचे चले जाओगे। जो फ्लो हो रहा है पानी, उसका कम से कम -60 तक टेम्परेचर होता है। अगर गिर गए तो हाइपरथीमिया, फ्रोस्टबाइट, ये सब हो सकता है। तो वहाँ पे एक टेक्निकल पैच आया था। तो वहाँ मुझे लगा था कि कोई भी चीज़ आप करो, उसका बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज जो होती है ना, वही आपको एडवांस तक भी जाती है, वही आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनाती है। बट सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आगे बढ़ने से पहले सोचा कि क्यों ना, अगर मेरे को इसी फील्ड में अपना नाम कमाना है तो एटलीस्ट इसकी बेसिक नॉलेज मेरे को होनी चाहिए। अगर जनवरी में मैंने चादर ट्रैक किया था तो मई में मैंने अप्लाई कर दिया था। बेसिक माउंटेनिंग किया, एडवांस माउंटेनिंग की कोर्स किया,
एडवांस माउंटेनिंग कोर्स में मैंने पहली बार एवरेस्ट का नाम सुना था। मैं उस फील्ड में जाना चाहती थी बट मुझे नाम नहीं पता था, क्योंकि मैं तो बेसिक नॉलेज लेने आई थी ना, मैं अपना बेस क्लियर करना चाहती थी। हर चीज़ में आपका बेस करना बहुत ज़रूरी है, बट आज के टाइम में हम शॉर्टकट पे बहुत चल रहे हैं। हमें हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए। वो रील का टाइम है ना, यूट्यूब की 15 मिनट का ब्रॉडकास्ट हो गया, 1 घंटे का ब्रॉडकास्ट तो हम सुनना भी पसंद नहीं करते। हम उसका शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं यार, मतलब छोड़ो ना, 15 मिनट का अगर उसका ब्रीफ का रील मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। बट नहीं, वो 15 मिनट आपके लाइफ के वो पल ख़त्म कर देगा जिसमें आपको 1 घंटे में सुनना था। आप 1 घंटा अगर आज के टाइम में हम देखें तो हमारा पेशेंस चेक होता है वहाँ पे कि हम उस 1 घंटे को सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। और पेशेंस बहुत कुछ सिखाता है। शॉर्ट टर्म ठीक है, बट शॉर्ट टर्म से कुछ सीख नहीं पाओगे ना। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप एक स्टेप भी नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग में ही अगर आपने 2 सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया तो एक मोमेंट पे आगे थक जाओगे, फिर क्या करोगे। तो इसलिए बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब एडवांस किया तो एवरेस्ट के बारे में पता चला, ठीक है, इतना था, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर से मैंने शुरू किया चादर ट्रैक के बाद में, क्योंकि चादर ट्रैक इंडिया का सबसे डेंजर वाला ट्रैक है। सर्च किया कि अभी ट्रैक में और नेक्स्ट क्या करूं। माउंट किलिमंजारो के बारे में मुझे पता चला था, बट उसका 2.5 लाख रुपए का खर्चा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब कर रही थी ना, और मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ लगता है या इतने पैसे की ज़रूरत होती है, इतना इक्विपमेंट जाता है जो -30 के अंदर, -40 के अंदर आपको कवर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इतना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट जैसे तैसे करके मैंने डिसीजन लिया कि चलो करते हैं। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक मैंने नवंबर 2019 में क्लाइंब की। क्लाइंब करने के बाद में मैंने एक दोस्त को फ़ोटो भेजी कि मेरा क्लाइंब हो गया। उसने बोला कि यार बहुत कुछ करते हैं ना लोग, मतलब तू तो कुछ बता ही नहीं रही है, सिर्फ मेरे को फ़ोटो डाल के ऐसे वो कर रही है। तो उसने उस टाइम मैं अफ्रीका से वापस आ रही थी, तो उसने मीडिया में डाल दी थी। मीडिया से फ़ोन आने लगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखो मीडिया आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, आपको पहचान दिलाने के लिए अपना 100% देते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मानती हूँ मैं। बट कभी कभी गलत भी हो जाता है। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की की तरह माउंटेनिंग जर्नी जी रही थी। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे चैलेंज होते हैं, इतना सारा मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। लास्ट में सब कुछ पूछने के बाद एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि अभी नेक्स्ट क्या। हर बार होता है मेरे साथ में, और हम भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों के बीच में डाउट आ जाएगा, मैं अपनी कहानी सुना के चली जाऊंगी, आपसे कनेक्ट कर लूँगी, या आपके कुछ ऐसे वो होंगे, क्वेश्चन होंगे। बट लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो हर ट्रैक में भी होता है, हर एक्सपीडिशन में भी होता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट। हम जब एक परीक्षा पास कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी यही होता है। स्कूल में चले जाते हैं तो कॉलेज में, उसके बाद स्ट्रीम चेंज हो जाती है हमारी, तो हम भी यही करते हैं ना। ये फेस है लाइफ का, ये चलता रहेगा, बट डिसीजन आपको लेना है। और उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट एवरेस्ट, क्योंकि मुझे और कुछ पता ही नहीं था। बहुत सुना था स्पॉन्सर हो जाते हैं, लोग हेल्प कर देते हैं, फंडिंग हो जाएगा। 30 लाख छोटा सा है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था। बट मेरी गलतफहमी बहुत कम टाइम में दूर हो गई थी। 19 में जब मैंने अनाउंस किया कि मुझे एवरेस्ट करना है, मुझे बहुत इजी लग रहा था। बट असल में जब आप प्लेटफॉर्म पे उतरते हो, ग्राउंड पे उतरते हो, तो आपको पता चलता है कि रास्ता सीधा नहीं है।
हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो रास्ता सीधा होगा हमारे लिए? ऐसा ही था ये भी। मैंने सीधा सोचा था, क्योंकि हमारी सोच के जो घोड़े दौड़ते हैं ना, वो सीधे तरीके से दौड़ते हैं। बट जब हमारी माइंड और बॉडी के अंदर जब बैलेंस नहीं होगा ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। वही हो रहा था उस टाइम। फिर 2020 में कोविड भी शुरू हुआ। ऐसे लग रहा था कि पैरों के नीचे से जमीन जा चुकी है। 21 में और 20 में और 22 में बहुत कुछ सीखा। स्पॉन्सर के नाम से सोचती थी, सब गायब हो चुके थे। हेल्प के तौर पे अगर मैं किसी को बोलूं तो वो 30 लाख तो सुन के ऐसे बोलता है, पागल हो गई है क्या? 30 लाख में तो कुछ भी, मतलब लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, तू 30 लाख में सिर्फ एवरेस्ट करने की बात कर रही है। रिश्तेदारों ने भी बोलना शुरू कर दिया था, मतलब छोड़ो, हो गया ना किलिमंजारो, थोड़ा सा हो गया है, फेमस हो गई है, अभी बंद करिए सब ड्रामा, शादी कर देते हैं। पड़ोसियों ने बोलना शुरू किया, क्योंकि मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस में 9 बजे तक भी आती थी मैं। मुझे एक बार का इंसिडेंस याद है, बहुत झगड़े होते थे उस टाइम कि लेट क्यों आती है। एक बार का इंसिडेंस है कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, अरे तू 9 बजे आती है, बाकी सब लड़कियां तो 6:30 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम अपना ऑफिस ख़त्म करके आ जाती हैं। और मुझे बहुत बहुत क्लियरली, और मैं कभी नहीं भूलती, उस दिन मैंने डिसीजन लिया था और अपने लिए स्टैंड लिया था कि उन पड़ोसियों को बोलो मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मेरे घर की ज़रूरत पूरी करे, मेरी ज़रूरत पूरी करे, या मेरे ड्रीम के लिए वो लड़े जो मैं आज सफ़र कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खुद के लिए डिसीजन लेना। जब आप कहीं पे गलत नहीं होते ना, तो आप हर सिचुएशन से लड़ सकते हो। और मुझ में वो कॉन्फिडेंस था, तभी मैं अपने पेरेंट्स को ये बोल पाई कि पड़ोसी डिसाइड नहीं करेंगे मुझे किस तरीके से जीना है, पड़ोसी डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे घर की क्या ज़रूरत है। अगर पड़ोसियों को तकलीफ है मेरे लेट आने से, तो वो मुझे जाएं, ऑफिस में से लेके आएं और मेरे घर छोड़े। और मैं बहुत अच्छा मानती हूँ उस चीज़ को। कभी कभी लड़ना भी ज़रूरी है, कभी कभी मानना भी ज़रूरी है, बट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अपने आप के ऊपर कि जो आप कर रहे हो वो सही है, वो आपके पेरेंट्स के लिए सही है, वो आपके समाज के लिए सही है और अपने लिए सही है। जब आप अपने लिए लड़ते हो तभी आप दूसरे के लिए कुछ कर पाते हो। मैं किताबी ज्ञान नहीं बोलूँगी करे मेरे को देश के लिए बहुत कुछ करना था, नहीं, मैं अपने घर से लड़ पाऊँ मेरे लिए इतना काफ़ी था। उसके बाद में कोविड जब शुरू हुआ तो एवरेस्ट का सपना तो भूल ही जाओ, बट उसमें भी एक अच्छी चीज़ थी, जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ करना नहीं छोड़ा। मैं उस टाइम भी फिजिकल एक्टिविटी करती थी। मदर्स डे पे 4 घंटे के अंदर 105 किलोमीटर साइकिल चलाई थी मैंने, और वो मेरा सेल्फ रिकॉर्ड था। '21 में माउंट नून किया, प्री एवरेस्ट किया, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे ना कि एवरेस्ट के लिए 30 लाख जुटा पाऊँ। तो कोई चीज़ जब हम बड़ी करते हैं ना, तो उसको ब्रेक कर दो आप, वो बड़ी नहीं लगेगी, कदम से कदम बढ़ते रहेंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। छोटे छोटे पार्टीशन कर दो उसके, बोझ नहीं लगेगा। जब कोई चीज़ बोझ होती है ना, तो दिमाग पे बर्डन डालती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। इससे अच्छा है कि उसको टुकड़ों में बांट दो और टुकड़ों पे काम करना शुरू कर दो। ऐसे ही मैंने माउंट नून किया।
माउंट नून करने के बाद में 22 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि फिर 1 साल का गैप था, और 6000 की 2 पीक क्लाइम की मैंने 70 घंटे के अंदर। और मैं हरियाणा की पहली लड़की थी जिसने 70 घंटे के अंदर 6000 की लद्दाख में 2 पीक क्लाइम की। उसी के बाद में जुलाई में मैंने किया। अगस्त में एक कैंपेन चला था, अगर आप सबको याद हो तो, हर घर तिरंगा। जब भी हमारे हाथ में तिरंगा होता है ना, तो हमारा रूम भी बोल नहीं पाता, वो सिर्फ उसको महसूस कर पाता है। और वो पहली अपॉर्चुनिटी थी। हमेशा हमें तिरंगा जहाँ भी मिलता है वो हाइट पे ही मिलता है, और वो एक ऐसा मौका था जब हर, तो उसी को कंटिन्यूसली करते हुए 15 अगस्त को हम लोग यूरोप हाईएस्ट पीक क्लाइम किया। माउंट एल्ब्रस के लिए गई थी, जो कॉमन लोग करते होते हैं, और मुझे भी इतना ही पता था कि हाँ ठीक है, माउंट एल्ब्रस करना। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि अभी वेस्ट पीक किसी ने नहीं की है, खास करके फीमेल कैटेगरी में। उसके बाद वो अरेंज करना, फंडिंग अरेंज करना, उसकी परमिशन अरेंज करना, वो सब एक बड़ा हेडल्स था। बट जो हम मिशन लेके चले थे उसके सामने बहुत फीका था। 15 अगस्त को क्लाइम किया। 15 अगस्त को वहाँ से क्लाइम करने के बाद हम लोग नीचे आ रहे थे कि दूसरी पीक के लिए जाना था, तो सडनली वेदर बहुत ख़राब हुआ, विजिबिलिटी बहुत जीरो थी। उस दिन विंड स्पीड बहुत थी, शायद 45 विंड स्पीड में हम लोग क्लाइम नहीं करते। ऑलमोस्ट लेवल होगा तो 15 to 20, क्योंकि 45 विंड स्पीड में एक एल्टीट्यूड के ऊपर आप खड़े भी नहीं हो सकते, अनबैलेंस रहता है। और जैसे ही अनबैलेंस हुआ, आपका 1.1% भी अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो आपको इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इवन डेथ तक भी हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता नीचे कितनी बड़ी खाई है। आपको जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आपका एक गलत स्टेप भी आपकी जान ले सकता है। हम लोग वहीं पे स्टे किया, वापस नीचे आए बेस कैंप तक। बेस कैंप बाद में क्लियर होने का वेट किया, और फिर दोबारा दूसरी पीक के लिए क्लाइम किया। विदिन 24 आवर्स माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट मैंने क्लाइम किया, और मैं भारत की पहली महिला बन गई। उसके बाद में, अभी मैंने बोला था ना कि कोई भी चीज़ आपको बड़ा करना है ना, तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ दो। वो मेरे लिए एक पार्टीशन था। उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लोगों का बहुत प्यार मिला, मेरे गांव से ही बहुत मुझे सपोर्ट मिला, सिटी से भी सपोर्ट मिला, पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिला, सब साथ में थे। और ऐसे ही करके मेरी 30 लाख की फंडिंग क्लियर हुई, और अभी 23 में मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, अटेम्प्ट किया, बट 50 मीटर से मैं वापस आई, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन ख़त्म था। मैं 1.5 महीना डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैंने इतना कुछ प्रिपेयर किया था, और वो 50 मीटर से रह गया बस। समझ ही नहीं पा रही थी मैं कि क्या हो गया है मेरे साथ सडनली। और अभी रिसेंटली में मैंने माउंट आमाडाबलम क्लाइम किया है। एक मोस्ट टेक्निकल पीक है। अगर माउंटेनिंग फील्ड की बात करूं तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने माउंट आमाडाबलम को क्लाइम किया होगा, और मैं भारत की तीसरी और हरियाणा की पहली लड़की हूं जिसने इतने मोस्ट टेक्निकल, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा टेक्निकल क्लाइम माउंट को क्लाइम किया है। मैंने अभी बात करी थी डिप्रेशन की, कि मैं 1.5 महीना सोचने में लगी कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ में, और अब मैं बोलती हूँ आपके सामने हूँ कि वो फेस आना बहुत ज़रूरी है।
आपकी लाइफ में। जब आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते रहते हो तो आपको समझ ही नहीं आता। आप बोलते हो कि सब सही तो चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ और मुझे अचीवमेंट मिल रही है। आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बट वो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रेक मुझे माउंटेन ने दिया और उसके बाद मैंने सीखा कि डाउन टू अर्थ होना कितना ज़रूरी है, वो ब्रेक कितना ज़रूरी है, वो पेशेंस कितने ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में। जब हम चढ़ते चढ़ते 1 मिनट पे सोच सकते हैं कि क्या हो रहा था ये सब। जो आप एक्चुअल में हो वो देख ही नहीं पाते जब आप चढ़ते हो। जब आप ठहर जाते हो फिर आप सोचते हो, आपको महसूस होता है कि आप जो हो ये हो। और मैं कभी भी जब आपका डाउनफॉल होता है ना, कभी भी उसको गलत नहीं मानती। वो एक चैलेंज होता है, वो एक टेस्टिंग होती है भगवान की। हमें नहीं पता ना कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा है। हम सिर्फ अपना 100% दे सकते हैं। हो सकता है जो हम मांग रहे हो उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में उसने कुछ लिख रखा हो। तो इसी मोटिव के साथ में मैं आगे बढ़ती रहती हूँ और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहे और हर रोज़ 100% अपना देते रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, बट जो बड़े बुजुर्ग हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, ताऊ ताई जो भी है, वो जो हमें सिखा सकते हैं ना, वो कभी मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म नहीं सिखा सकता। जो टाइम हम इस सोशल मीडिया पे देते हैं ना, उनके साथ में बैठ के देखो, वो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा जो उनके पास एक्सपीरियंस होगा। आज से एक चीज़ सोच के चलना, 5 मिनट से शुरू करना, ज़्यादा नहीं है 5 मिनट। 5 मिनट निकालना अपनी ज़िंदगी के और किसी बड़े आदमी के साथ बैठना और सिर्फ नॉर्मल बात करना। अरे और कुछ नहीं पूछ पाओ, कुछ भी बात नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट उनका हाल चाल ही पूछ लेना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक मोमेंट पे आपको रियलाइजेशन होगा कि ये मेरा बेस्ट मोमेंट है और यहीं से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। किताबी ज्ञान बहुत मिल जाएगा, रील्स का टाइम है, 5 मिनट में बहुत ज्ञान मिल जाता है। सेकंडों के हिसाब से मिल जाता है ना, 10-15 मिनट का वो रील्स वाला सिस्टम है। 15 सेकंड में ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बट कभी सोचा है कि वो 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन कहाँ तक जा सकती है, क्या मायने रखती है? कभी कभी 5 मिनट की कन्वर्सेशन में हमारे दादा दादी या हमारे पेरेंट्स ऐसी लाइन बोल देते हैं जो हमारी लाइफ टाइम तक चलती रहती है। तो आज यहीं से बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट 5 मिनट या चलते चलते कोई भी बड़ा मिल जाए तो उससे हालचाल ही पूछ लिया करो। बहुत अच्छा लगेगा, कभी करके देखना। हाँ, और मैं सर से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि फिर से अगर कभी कनेक्ट कर पाई फिर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट हो पाऊंगी। जब भी मुझे टाइम लगेगा, जब भी मुझे सर बुलाएंगे, मैं हमेशा आपके सामने रहूंगी। और माउंटेनिंग फील्ड में जो भी कुछ करना चाहता है या कोई भी आगे बढ़ना चाहता है, जो मेरे पास है, मैं उसको सिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। सर के पास मेरा नंबर होगा, कभी भी कनेक्ट करना है, फील फ्री कनेक्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
हमेशा अवेलेबल। बस मैं माउंटेन पे नहीं होना चाहिए। माउंटेन पे होंगी तो नॉट रीचेबल आएगा, बट जब भी सर बुलाएंगे, जब भी मुझे मिलने का मौका मिला आपसे, मैं जरूर मिलूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बच्चों को गाइड करने के लिए जिस तरह से रीना जी ने बताया, अपने जीवन की स्ट्रगल को आपके सामने, आपके समक्ष डिस्कस किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उससे काफ़ी प्रोत्साहित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार खड़े होके दिखाइए। फीलिंग इजी? वेरी गुड। और अब एक अच्छे वाला जोरदार नारा लगाना है जिसमें वो जोश नजर आना चाहिए जो आपने अभी तक पूरी एकदम शिद्दत से, और ये जो हमारे बड़े नौनिहाल है इनसे भी मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि जोर लगा देना बेटा। लगा दोगे? वेरी गुड। बोलो भारत माता की। वेरी गुड। आज की ये जयकार हमारे भारत की इस बेटी के नाम, जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही, जो आपके समक्ष अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर जिन्होंने आज किया, ये जयकारा उनके नाम था। तो नाउ सिट डाउन प्लीज। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मेरा आप सभी बच्चों से पहले तो आपने जो क्लैपिंग से स्वागत किया और इतनी देर से आप अच्छे ढंग से सुन रहे थे, तो एक बार मैं बहुत खुश हूं आपकी ये बात देख करके, एक बार अपने लिए भी क्लैपिंग करते हैं। और मैं ये भी देख रहा था कि ये कोई रीना जी का स्पीच नहीं था, ये मन के मन से बात हो रही थी, दिल के तार दिल से जुड़ रहे थे, और बच्चों की उत्सुकता एक से एक बात और सुनने की थी कि आगे मैडम क्या बताएगी। ऐसा था ना? वेरी गुड। तो ये मैंने नोट किया। और प्यारे बच्चों, आज सीखने का हर बच्चे के पास हर एक क्षण मौका होता है। आज की जो बात आपको रीना जी द्वारा बताई गई, बहुत से बच्चे तो उसको हो सकता है कि इतना सीरियस ना ले, और जिन बच्चों को कुछ बनना है वो उस बात को जरूर सीरियस लेगा। उनके कुछ एक कीवर्ड थे जो मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो कीवर्ड बहुत से बच्चों ने तो नोट भी कर लिए होंगे। नंबर 1, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। जब आप कुछ सोचोगे ही नहीं तो पेरेंट्स से सहयोग क्या मांगोगे? अपना एम अच्छा होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। दूसरा, परिवार का विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, मस्ट कंपल्सरी। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो विश्वास बेटा बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपको एक तपस्वी की तरह अपनी जो दिनचर्या है उसको चलाना पड़ता है, और वो विश्वास बड़ी छोटी छोटी बातों से होकर के जाता है। कुछ बच्चों ने गलतियां की, हमने मान लो स्कूल से उसके पेरेंट्स को बुलाया
और वो उसके सामने उजागर की, तो पहला विश्वास तो वहीं टूट गया। सोशल मीडिया पे भ्रमित होकर के किसी बुरी संगत में आकर के किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को मैसेज कर दिया और हमने वो पेरेंट्स को बुला करके उसकी करतूत दिखा दी। किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे से झगड़ा कर लिया, हमने उसको कंप्लेंट घर भेज दी। इन्हीं चीज़ों से विश्वास टूटता है। समझते हो? आप शरारत कर रहे थे और कैमरे में पकड़े गए, ऑफिस में बुला लिया, उस चीज़ों से विश्वास टूटता है। डिसिप्लिन बच्चे का एक अभिन्न अंग होता है जीवन का। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में ही डिसिप्लिन नहीं सीखा तो कैसे मैनेज कर पाओगे अपनी जिंदगी को? एक मैडम ने बात बताई कि शॉर्टकट मत अपनाना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, पूरा विस्तृत अध्ययन करना। आप अध्ययन विस्तृत जो है वो अपने चैप्टर से कर सकते हो। हर एक चैप्टर आपके पास होता है। बुक रीडिंग की आदत डालो। जब भी किसी काम को करो तो उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट करो, उसके बाद में उस काम की बारीकियों को समझने के बाद में आप आगे बढ़ो। ओके? शॉर्टकट नहीं अपनाना। और मैडम ने ये भी बताया कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। ओके? कुछ तो थोड़ा तो समय उनको भी दो ना। वो भी डिजर्व करते हैं कि नहीं करते? आपसे बड़ा प्यार करते हैं। और अब जो है वो मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैडम रीना जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और एक बड़ा धन्यवाद भाई अनूप जी के लिए भी करता हूँ कि जिन्होंने जो है वो हमारी मुलाकात मैडम से करवाई, और साथ में भी चहल साहब और मीडिया पत्रकार बंधु जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग किया। मैं दिल की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैडम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हम बुलाएं एक बार प्लीज़ ज़रूर आया करें। ये विद्यालय आपका है, ये बच्चे आपके हैं और ये स्टाफ आपका है। हम चाहते हैं भी आप एक जो अपने वाली निगाह है वो इन पे रखें, तो ये भी बच्चे आगे बढ़ने में मदद ले सके। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये छोटे से मोमेंट को हमारी तरफ से एक यादगार के लिए और नरेश जी को, तो ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से एक अतिथि देवो भव। हमारे लिए अतिथि देवता के समान है। जब भी हमारे बीच में कोई भी अपने विशेष क्षेत्र से या किसी भी फील्ड में जिन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन किया है, हम चाहते हैं कि वो सभी बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं समय समय पर बच्चों को इस तरह की बोल दो, नाम बोल दो। नरेश जी का स्वागत कीजिए सभी बच्चे क्लैपिंग के साथ में। क्योंकि एक बार क्लैपिंग से बता दो मुझे करें। बहुत बढ़िया। मैं पुनः आभार करता हूँ रवि बिश्नोई जी का, शांता बिश्नोई जी का, आशीष मोहन जी का, तमाम स्टाफ और बच्चों का। और सिर्फ 1 मिनट, आज का जो हमने सरप्राइज देने की बात रीना से की थी,
वो सरप्राइज का समय भी आ चुका है। आप मुझे एक बात बताएं कि हिमालय देश का सबसे बड़ा पहाड़ है, और अगर कोई हिमालय की गोद में खेलती कूदती हिमालय की पुत्री हो, तो आज रवि पथ परिवार की ओर से, रवि पथ समाचार पत्र की ओर से न्यू सीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को हम अपना एक बेस्ट देते हुए एक नया अवार्ड आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात है। आज के बाद हर दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और वो हर बच्चे के लिए, वो हर पेरेंट्स के लिए, हर अभिभावक के लिए और रीना के लिए वो दिन इस तरह से बड़ा हो जिस तरह से उनकी कामयाबी बड़ी होती है। और आज हम रवि पथ की ओर से इनको एक अवार्ड घोषित कर रहे हैं जिसका नाम है हिमपुत्री, हिमालय की बेटी हिमपुत्री। और मैं उस अवार्ड के लिए रवि बिश्नोई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रीना को वो हिमपुत्री अवार्ड से आज इनको सुशोभित करें। और ये रवि पथ परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है, द मीडिया हाउस के लिए हमारा बहुत गौरव का विषय है कि आज हम इनको हिमपुत्री की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। हिमालय की बेटी का इनको एक नया नाम दे करके आज इनको बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट सर की तरफ से। हिमपुत्री बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से रीना जी ने बताया ऐसे दुर्गम क्षेत्र में, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल माइनस